से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Very good afternoon to all of you again. Let us start today's topic, Business Study Unit 5, Organizing. Under the Organizing chapter, what we will going to discuss, that there are lots of case study I have given to you. Out of that, 16 case study we have. 16 केस स्टडी हमारे पास है चैप्टर 5 से। हो सकता है कि आप अब तक आपने ये केस स्टडी पढ़ी ना हो, लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं और इसके आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। बेटा, ये वो सारी केस स्टडी है जिनमें से चांसेस रहेंगे बोर्ड के एग्जाम में आपको एक या दो केस स्टडी इसमें से मिल जाएं। और ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में से आप कम से कम मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली केस स्टडी से। इन ए स्कूल फील्ड द होल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टास्क ग्रुप्स ईच डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया लाइक द फूड कमेटी, द डेकोरेशन कमेटी, द टिकटिंग कमेटी and so on. These are under the overall supervision of official in charge of the event. Coordinating relationships are established among the various groups to enable smooth interaction and clarity about each group's contribution towards the event. बेटा, ये केस स्टडी देखिए, पढ़ने पर पता लगता है आप लोगों को कि इसके अंदर एक स्कूल का फंक्शन है कोई, उसके अंदर एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। अगर ग्रुप्स में बांटा गया है एक्टिविटी को, तो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में जब हम एक्टिविटीज को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो वो पहला फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। और काम को जब बांटा गया तो उसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई, जैसे कि हमने बनाई फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, टिकटिंग कमेटी एंड सो ऑन। और जैसे जैसे इन कमेटियों का हमने गठन किया, तो वहां पर हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास उनको हमने अलग अलग काम असाइन कर दिए कि फूड कमेटी को भाई आप फूड सप्लाई करेंगे, डेकोरेशन कमेटी को बताया कि आपने डेकोरेशन करनी है, टिकटिंग कमेटी को बताया कि आपने जो है टिकट जो है ना के लिए बैठना है, टिकट चार्ज करनी है लोगों से जो भी फंक्शन को अटेंड करने आ रहे हैं। दीज आर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एन ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ द इवेंट। और ये सारा काम एक ऑफिशियल इंचार्ज के अंदर रखा गया, सुपरविजन ऑफ द ऑफिशियल इंचार्ज रखा गया। तो उसको इसका मतलब हमने पूरी कमेटीज का एक डिपार्टमेंटल हेड अपॉइंट कर दिया। तो यहाँ जब एक्टिविटी की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटेशन आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश्ड अमंग द वेरियस ग्रुप्स टू इनेबल स्मूथ इंटरेक्शन एंड क्लैरिटी अबाउट ईच ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इवेंट। और यहाँ पर हमने उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बना दिया कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो सबसे पहले तो बताइए कौन सा फंक्शन है, इसमें किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, क्योंकि चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का है। नेक्स्ट है इसमें स्टेप्स बताने आपने, इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। तो हम स्टेप्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए हमारे पास ये स्टेप्स निकल कर आते हैं। हमने पहला स्टेप पढ़ा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो उसमें जब आप इसका आंसर देंगे तो स्टेप का नाम तो पूरा लिखेंगे, और जो लाइन कोट्स करनी है बाय कोटिंग द लाइंस, तो लाइन जो कोट करनी है उसके लिए आप स्टार्ट कर देंगे ब्लैंक ईच डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया, और जहां पर वो खत्म होती है वहां से हम उसको खत्म कर देंगे। यहाँ देखिए लिखा है ईच डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया लाइक द फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी। तो ये हमने उसको क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने बात की थी, ये हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन बना दिए। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो हमने ड्यूटीज किस किस को दी, फूड कमेटी की, डेकोरेशन कमेटी की, टिकट कमेटी को, इनको हमने ड्यूटीज असाइन की। तो ये लाइनें हम यहाँ लिख देंगे इसके लिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब हमने क्लियर किया था कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसकी बात को फॉलो अप करेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप इज आर एस्टैब्लिश्ड, क्लैरिटी अबाउट ईच ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन, क्लैरिटी अबाउट ईच ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इवेंट। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन है हमारा, रिशु आशु रवि had decided to start a business of manufacturing twice. They identified the following main activities. वो जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का, और इसके लिए उन्होंने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाइड किया, और उनकी एक्टिविटीज कुछ इस प्रकार से थी। पहली है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, दूसरी है परचेज ऑफ मशीनरी, तीसरी है प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ टॉयज, उससे नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द एरिया वेयर दे कैन सेल देयर टॉयज, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। ये वो एक्टिविटीज है जो वो अपने बिजनेस में परफॉर्म करेंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट दैट 4 मैनेजर्स शुड बी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर, और इस सब के लिए उनको 4 मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेंशन किया गया है, आपको लाइनों को ढूंढना है। बेटा लाइनों की अगर मैं बात करूं तो ये तो देखिए सारे फंक्शंस हैं ऊपर जितने भी हमने डिस्कस किए, और उनके लिए 4 मैनेजर हम अपॉइंट करेंगे। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम फॉलो करेंगे? तो चैप्टर जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग का है, तो फंक्शन भी हमारा कौन सा होगा बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन एग्जाम में ऐसा तो नहीं आता कि आपको बताएंगे कि क्वेश्चन जो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का है तो आप इसको वहां से आंसर दें, वहां तो हमें खुद आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन आए तो आप जरूर ये ध्यान रखें कि वो क्या पूछना चाहता है, आखिरी में वो कहना क्या चाहता है आपको। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन अबव मेंशन्ड पैरा बाय कोटिंग द लाइंस। तो हमने जो स्टार्टिंग से पढ़ा, तो एक बिजनेस टू कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग टॉयज का, और ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, और उसके लिए उनको ये 4 पर्सन भी चाहिए। तो ये 4 पर्सन कब बनेंगे? जब पार्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट वो बनाएंगे, तो डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, एक फाइनेंस मैनेजर होगा, एक मार्केटिंग। तो ये सब काम हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में करते हैं। तो यहाँ फंक्शन जो है वो बेसिकली कौन सा रहेगा? हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रहेगा। चलिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रहेगा तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर जो क्या रहेगा हमारे पास बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। क्या आंसर रहेगा इसका हमारे लिए? ऑर्गेनाइजिंग। They identified the following main activities which they have to perform in order to facilitate the work. They thought that 4 managers should be appointed to look after production, finance, marketing and personnel. ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का काम हो गया एक प्रकार से। तो ये सारा काम हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में करते हैं, इसलिए इसमें जो फंक्शन पूछा गया है वो कौन सा रहेगा? हमारा ऑर्गेनाइजिंग। देखिए बेटा, हमारे जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, वहाँ केस स्टडी जो आती है वो बहुत बड़ी बड़ी आती है। आपको यदि केस स्टडी पढ़नी आती है, समझनी आती है, तो ही आप उसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज उसका आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब चैप्टर आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो उसके जो मेन पॉइंट्स है उनको अपनी नोटबुक में एज ए वर्ड वॉल के रूप में जरूर बनाएं। उनको जो है आप लिखें, और उन वर्ड्स को लिखने के बाद उनके मीनिंग को खुद से आइडेंटिफाइड करने की कोशिश करें, ताकि आपको केस स्टडी पढ़ते हैं तो वर्ड्स के बारे में पहचान हो और उनके बिहाफ पर आप आंसर दे पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। रामदास एज्ड 49 is working in an aviation company. He is the senior most employee in his division. He is even senior to the division manager Kanaputti. Ramdas is considered one of the most committed, capable and hard-working employees. रामदास जो कि 49 इयर्स का था, वो एविएशन कंपनी में काम करता है और वो एक सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई है डिवीजन का, इवन दो ही इज इवन सीनियर टू द डिविजनल मैनेजर। जो डिविजनल मैनेजर है वो उससे भी सीनियर है, जो कि कानापुट्टी है। रामदास इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड, कैपेबल, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई। और उसको जो है एक मोस्ट कमिटेड का मतलब है जो काम के प्रति दृढ़ निश्चयी हो, कैपेबल हो, हार्ड वर्किंग हो, ऐसा एम्प्लॉय माना जाता है। As a result of his ability and seniority, he generally received the work assignments of his choice. Although there was no formal designation of the various special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. A problem developed when an able and intelligent person, Nagarjuna, age 33, was appointed by Kanaputti. Nagarjuna, previously 3 years experience in the closely related work, made it possible for him to catch on the routine work of his new job more rapidly than was customary for a new employee.
बेटा ये पूरी केस स्टडी में यहाँ तक अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या कहना चाहता है, देखिए वो ये कहना चाहता है कि रामदास एक 49 ईयर का पर्सन है, वो एक अच्छा सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय भी है, और वो इवन तो कानापुटी से सीनियर भी है, और वो जो है कमिटेड, कैपेबल और हार्ड वर्किंग पर्सन है, और उसकी एबिलिटी और सीनियरिटी के बेसिस पर, मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एबिलिटी और सीनियरिटी, ही जनरली रिसीव्ड द वर्क असाइनमेंट ऑफ हिज चॉइस, उसको उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम मिल जाता है। ऑल्दो देयर वाज नो फॉर्मल डेजिग्नेशन ऑफ वेरियस स्पेशल प्रोजेक्ट असाइंड टू रामदास, इवन दो जो उसको काम दिए जाते हैं उसके लिए कोई फॉर्मल डेजिग्नेशन हम उसको नहीं देते, लेकिन he handled them as a matter of routine, वो फिर भी उनको एक मैटर ऑफ रूटीन के तौर पर हैंडल करने में सक्षम रहता है। A problem developed when an able and intelligent person Nagarjuna, age 33, was appointed by Kanaputti. Kanaputti जो कि डिविजनल मैनेजर था, उसने क्या किया, एक नागार्जुन नाम के पर्सन को जो कि 33 साल का था उसको अपॉइंट कर लिया। वो एबल भी था और इंटेलिजेंट भी था। नागार्जुना प्रीवियस 3 years एक्सपीरियंस इन द क्लोजली रिलेटेड वर्क, और उसको पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस भी था सेम टास्क का, मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू कैच ऑन टू द रूटीन वर्क ऑफ हिज न्यू जॉब मोर रैपिडली देन वाज कस्टमरली फॉर ए न्यू एम्प्लॉय। इसके आधार पर नागार्जुन अपने काम को बहुत अच्छे से सीख भी गया और वो रूटीन वर्क में ढल भी गया, जैसे कि एक नया एम्प्लॉय नहीं कर सकता था। ऑन द सेवरल ओकेजन, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे फंक्शंस में, ओकेजन्स पे, कानापुटी नोटिस दैट टेंशन डेवलपिंग बिटवीन द टू एम्प्लॉय, दो लोगों के बीच में उसने टेंशन को महसूस किया, दो लोग आपस में जो ना मतलब बहुत स्ट्रेस में आ गए थे। कौन? However, he did not want to get involved in the personal issue as long as the work was completed effectively and efficiently by them. और कानापुटी जो उनके बीच में जो है ना किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो दोनों अपना काम को बहुत अच्छे से कर भी रहे थे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। वन डे द टेंशन बिटवीन देम रीच द बॉइलिंग पॉइंट, एक दिन वो जो है ना बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गई, मतलब कि बिल्कुल गर्म हो गए वो, एकदम से वो इस पार्ट पर पहुंच गए कि आपस में बहस होने लगी। एंड रामदास कंप्लेन टू कानापुटी स्टेटिंग दैट हिज ड्यूटीज वर बीइंग लार्जली टेकन ओवर बाय नागार्जुना, और रामदास ने कंप्लेन की कानापुटी को कि उसकी जो मैक्सिमम ड्यूटीज थी, जो काम कर रहा था, वो सारी की सारी नागार्जुना ने ले ली है। कानापुटी इशूड द ऑर्डर स्टेटिंग द क्लियर अलोकेशन ऑफ द जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज बिटवीन द टू, और इस बिहाफ पर कानापुटी ने क्या किया, एक ऑर्डर क्लियर किया, ऑर्डर स्टेटिंग द क्लियर अलोकेशन ऑफ जॉब। क्लियर अलोकेशन ऑफ जॉब का मतलब है कि भाई कौन किसका काम करेगा, कौन कौन सा काम करेगा, और रिलेटेड ड्यूटीज बिटवीन टू, और उनके बीच में ड्यूटीज भी असाइन कर दी। He further clarified the working relationship between them by specifying who was to report to whom, और उसने ऐसा काम भी कर दिया कि वो ये डिफाइन कर दिया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। This helped in reducing the workload, enhancing productivity and removing ambiguity, और इसने क्या किया, लोगों का वर्कलोड भी कम कर दिया, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया, उनके बीच में जो एम्बिग्यूटी थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, उनको भी दूर किया। अब क्वेश्चन हमारे पास बनता है बेटा, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच हैज नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपर्ली एंड कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम। जो सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कानापुटी ने एक पर्सन को अपॉइंट किया, उसने वो सारे काम ले लिए जो कि बेसिकली कौन कर रहा था, रामदास, और उसके ब्याह पर रामदास ने कंप्लेंट की कि उसके सारे काम जो है नागार्जुन के द्वारा ले लिए गए हैं। तो हम वहां पर क्या नहीं कर रहे थे बेटा, हमने उनको ड्यूटीज असाइन नहीं कर रखी थी। पहले काम, कोई भी काम किसी भी व्यक्ति को दे रहे थे और मैक्सिमम काम रामदास के पास जा रहा था तो वो उनको परफॉर्म कर रहा था। लेकिन नागार्जुना के आने के बाद उसने उन काम को समझा और सारे काम को अपने अंडर ले लिया, जिससे हुआ क्या, बेसिकली उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ गए। तो इसने क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस which has not been carried out properly and contributed to this problem। तो कौन सा स्टेप यहाँ कैरिड नहीं हो रहा था बेटा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई नागार्जुन के बीच में और रामदास के बीच में। नेक्स्ट है, स्टेट द टू स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस which have been taken by कानापुटी to respond the complaint of रामदास। जब रामदास ने कंप्लेंट की तो कानापुटी ने क्या किया बेटा, तो ऑर्डर इशू किया, किसका, क्लियर अलोकेशन ऑफ द जॉब्स, और दूसरा ड्यूटीज। तो ये दो स्टेप यहाँ पर आए, वो कौन से आए, पहला तो आया बेटा असाइनमेंट द ड्यूटीज, दूसरा आया बेटा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उसने ये भी बताया ना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो ड्यूटीज उसने असाइन की और साथ ही साथ क्या किया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश किए। आपको याद होगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप हैं, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि हम याद कर सकते हैं आइडिया से,
IDAE। आई का मतलब होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। डी का मतलब होता है बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन। या सी का जो है, ए का मतलब होता है असाइनिंग द ड्यूटीज, और ई का मतलब होता है बेटा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो जो यहाँ पर कानापुटी ने किया वो क्या किया, ड्यूटीज को असाइन किया और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑल्सो स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज रिफ्लेक्टेड इन द अबव केस। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंस के बताने हैं। अब इंपॉर्टेंस के कोई भी 3 पॉइंट आप जो आपको लगता है कि इस केस स्टडी में मिले हैं आपको, वो बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप मुझे बताइए कि इंपॉर्टेंस के पॉइंट हो क्या सकते हैं। पहला तो हो सकता है बेटा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, नो डाउट। दूसरा बेटा, क्योंकि काम को हमने एज पर द उनकी रिक्वायरमेंट और उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से बांट दिया, तो हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन भी मिले। तीसरा, आसानी से हमने क्या किया, उनके ऊपर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी किया। और साथ साथ अगर मैं बताना चाहूँ तो हमने यहाँ पर ये भी किया कि जो रिसोर्सेज थे हमारे, उनका हम सही तरीके से यूज कर सके। रिमूविंग द कन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो, उनके बीच में इस प्रोसेस ने कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में भी मदद की। तो ये इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी नंबर 4 पर। जेमोन लिमिटेड Jamon Limited is manufacturer of electronic goods based in Pune. On one hand, it deals in the items like books, music, instrument, videotapes, etc. And on the other hand, it deals in laptops and mobile phones. देखिए बेटा, एक तरफ तो वो बुक्स, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट और वीडियो टॉप में डील करता है, और एक तरफ वो काम कर रहा है लैपटॉप और मोबाइल फोन का। यानी कि मोर देन 2 प्रोडक्ट्स हो गए उसके पास। और अगर मैं यह बात करूं इतने तक की, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन हो तो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। नाउ यू विल रिस्पॉन्ड प्लीज। आप बताएं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो फॉलो कर सकते हैं जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। मैंने आपको 2 प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक पढ़ाया था बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो मुझे डिविजनल स्ट्रक्चर, सॉरी। तो मुझे बताइए डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर में से कौन सा होगा यहाँ पर। अपना माइक ऑन करें और जवाब दे मुझे। सर डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन बोला, नाम और बताइए मुझे। डिविजनल स्ट्रक्चर क्यों होगा मुझे बताओ। सर इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, Yes, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है बेटा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। और मैंने आपको बताया था मोर देन 1 प्रोडक्ट हो, उसके बेस पे भी हमने स्ट्रक्चर को डिवाइड करना हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या एक्चुअल में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, द कंपनी हैड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद सेपरेट हेड ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ऑल functions head were looking after the products, but at the time their activities overlapped. This led to problems related to coordination and interdepartmental conflicts. और इसकी वजह से हुआ क्या, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, इंटर डिपार्टमेंट झगड़े हो रहे थे। To facilitate specialization, Ramit, the CEO of company, decided to group books, music instrument, videotape, etc. under media, and laptops and mobile phones under consumer electronics. While doing so, Ramit has performed a step in the process of one of the function of management. Identify the step. तो यहाँ हमसे पूछा बेटा स्टेप। अब उसने क्या किया रमित ने, कि काम को 2 पार्ट्स में बांट दिया, 2 डिपार्टमेंट्स में बना दिया। एक तो बना दिया कि बुक्स और इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक और वीडियो टेप जो होगा वो सब मीडिया के अंदर आएगा, और दूसरा उसने बना दिया कि लैपटॉप और मोबाइल फोन है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे। तो जब उसने इनको डिपार्टमेंट में बांट दिया तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो हुआ, पहले तो ऑर्गेनाइजिंग, और उसकी प्रोसेस क्या थी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस थी। और उस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में स्टेप कौन सा अडॉप्ट किया इसने बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। और अगर यहाँ पूछ लेता कि उसने फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज कर रखा है, अगर वो इसके बदले में अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर यूज करना चाहे तो कौन सा करते, तो हम आंसर दे देते डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अभी आपको एक केस स्टडी समझ में आ गई क्या है। यस ओके, कई बार क्या होता है केस स्टडी को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि इसमें तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन लास्ट तक जाते जाते क्वेश्चन ही बदल जाता है। जैसे इसने बदल दिया, इसने कहा कि उन्होंने फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज कर रखा था और प्रोडक्ट को एक पार्टिकुलर हेड के अंतर्गत रखा हुआ था, उनमें इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट बढ़ गए। टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए रमित ने क्या किया,
डिसीजन लिया कि ग्रुप्स, बुक्स और म्यूजिक को एक मीडिया के अंतर्गत रखूंगा, लैपटॉप और मोबाइल फोन को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में रखूंगा। तो उससे क्या हुआ, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट बन गया। तो हमने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था ऑर्गेनाइजिंग, उसकी जो प्रोसेस थी उसका एक स्टेप फॉलो किया, उसका नाम रखा डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं बेटा। A company which manufacture a popular brand of toys has been enjoying good market reputation. It has separate departments for production, marketing, finance, human resource, research and development. Lately, to use its brand name and also to cash on to new business opportunities, it is in thinking to diversify into manufacturing of new range of electronic toys, for which a new market is emerging. Identify the type of organizational structure the company should adopt with diversification. बेटा जब भी डाइवर्सिफिकेशन होगा ना, तो इसका मतलब है वो एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में जा रहा है। अब यहाँ पर देखें, a company which manufactures popular brand of toys has been enjoying good reputation. It has separate departments for production, marketing, finance, HR and research, R&D development. Lately, to use its brand name and also to cash on the new business opportunity, it is thinking to diversify into manufacturing of new range of electronic toys, for which a new market is emerging. पहले तो बना रहा था सिंपल टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज नहीं थे, वो नॉर्मल टॉयज थे। अब उसने नॉर्मल टॉयज से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री करने की कोशिश की, तो उसकी प्रोडक्ट लाइन बदल रही है, यानी एक प्रोडक्ट लाइन के साथ वो दूसरी प्रोडक्ट लाइन में भी जा रहा है। तो जैसे ही प्रोडक्ट लाइन बदलती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहां आ जाते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा runs a factory wherein she manufacturing shoes. The business has been doing well and she intends to expand by diversifying into leather bags as well as western formed wear, thereby making her company a complete provider of the corporation wear. This will enable her to market her business unit at the one stop for working women. Which type of structure would you recommend for her expanded organization? अब यहाँ पर देखो फिर से वही बात हुई कि मटेरियल तो बेशक से एक है, लेकिन पहले वो शूज मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब उसने प्रोडक्ट को बदल दिया, यानी एक और प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दी, एक्सपेंड कर दिया डाइवर्सिफिकेशन करके। तो डाइवर्सिफिकेशन जहां पर आपको दिखाई दे, वहां पर बेसिकली हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं बेटा, वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आए, ए ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, manufacturing unit at Gurgaon, marketing department is located at Faridabad. Which type of organization structure should it adopt to achieve its target? बेटा देखिए यहाँ प्रोडक्ट कौन सा है, एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका मतलब वो ट्रक बनाती है केवल, तो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे आप बताएं मुझे। ध्यान देंगे। हम लोग बात कर रहे थे बेटा यहाँ पर कि अगर एक प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर वो फॉलो करेगी। आप बता सकते हैं, अर्णव, नेहा, वर्षा, आप जवाब दे बेटा प्लीज एक बार, कौन सा स्ट्रक्चर वो फॉलो करेंगे अगर एक ही प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको स्पेसिफाइड किया था डिविजनल और फंक्शनल। जब एक प्रोडक्ट हो तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और डिविजनल तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। चलिए आगे चलते हैं। एक कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹20,000 crores. Its registered office is situated in Delhi and manufacturing unit in a backward district of Rajasthan. Its marketing department is situated in Bhopal. The company is manufacturing fast moving consumer goods. चलिए देखते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को बोलते हैं बेटा FMCG. Which type of organizational structure would suit the requirement of the company? अब FMCG क्या होती है बेटा, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट, भाई मोबाइल फोन भी होते हैं, खाने की चीजें भी होती हैं, टीवी है, कूलर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं,
नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं, फर्नीचर भी है, ऑल आर द एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट आर लार्ज इन नंबर्स, तो ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है। तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहे हो, बना रही हो, तो वहां पर हम बात करते हैं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर की। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सान स्पाइसेस लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट फूड स्पेसिफिक्स, क्या बोलेंगे इसको, स्पाइसेस, स्पाइसी, ओके, स्पाइसेस लाइक राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू पराठा, मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे तो आ गया, मसाला एक्सेट्रा। मिस्टर राघव, the owner of the company, has created different departments for purchase, production, marketing, finance, and human resource. There are 30 employees working in the organization. Planning is of paramount importance to the company, as Mr. Raghav believes that effective planning leads to achievement of organizational objective. So in order to make employees focus on the objectives, he issued instructions that during working hours only official matter will be discussed. He made certain rules and code of conduct for the employees to follow, according to which employees are not allowed to visit and talk to the employees of the other department except for official work. He emphasized on work performed which resulted in smooth functioning of the organization. देखिए बेटा मैं आपको यहाँ बता दूं, ये टॉपिक शायद हमने नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम, लेकिन यहाँ आप ध्यान करें कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब मैं बात करता हूँ बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर हम सर्टेन रूल्स रेगुलेशन यानी स्केलर चैन को फॉलो करके चलते हैं। और जब होता है बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर हम बात करते हैं बेटा ग्रेप वाइन सर्कल की, यानी कोई भी किसी से कभी भी बात कर सकता है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो। और जहां पर रूल्स रेगुलेशन आ जाए तो उसे बोलते हैं बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो ये कंपनी है, यहाँ पर देखिए क्या कर रही है, ही मेड सर्टेन रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एम्प्लॉइज टू फॉलो। तो इसने रूल्स रेगुलेशन यहाँ बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा इसके लिए, पहले क्वेश्चन के लिए, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ध्यान देंगे, एक तो होता है स्ट्रक्चर, एक होता है टाइप। अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। एक है स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, तो हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर की। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। सिंपली अगर वो पूछे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको याद करना फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अगर वो बात करें स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है बेटा टॉप लेवल टू लोअर लेवल। तो वहां हम बात करते हैं बेसिकली प्रोडक्ट के बेस पर या फंक्शंस के बेस पर, तो हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल स्ट्रक्चर की। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, मुझे बताएं क्या ये पूरी केस स्टडी आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? पहले तो यस आई है केस स्टडी समझ में? यस और नो? वर्षा? यस सर। ओके, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो था हमारा स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर रूल्स और रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह आ जाए तो वहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट वन फीचर ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 एज मेंशन्ड इन ऑल द अबव पारा। तो जो हमने पहला कंसेप्ट ढूंढा वो कौन सा था हमारा बेटा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमें एक बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव या फीचर बतानी है। तो ध्यान रखें कि जब भी हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें बेनिफिट होता है वर्क परफॉर्मेंस का, स्पेशलाइजेशन का और स्मूथ, इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्किंग का।
स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वहां पर उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये इसकी फीचर रहेगी। He emphasized on work performance which resulted in smooth functioning of the organization. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसका ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा, what was the purpose behind the formulation of rules of the for the employees that restricted their personal communication with the employees of the other department? अब इससे होगा क्या बेटा? तो उससे होगा क्या बेसिकली? उससे ये होगा कि भाई अगर वो आपस में बात करेंगे तो स्मूथली वर्किंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम इस समस्या को दूर करना चाहें, बताना चाहें, तो देखो बेटा क्वेश्चन कहता क्या है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज दैट रेस्ट्रिक्टेड देयर पर्सनल कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट। तो इसका पर्पस क्या था कि जो उन्होंने इनफॉर्मल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था ना, उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में समस्या हो रही थी, रुकावट क्रिएट कर रहे थे वो लोग। तो इसीलिए उन्होंने क्या लगाया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लगाया। अवॉइडेंस ऑफ द इमरजेंस ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच मे ऑब्स्ट्रैक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इस प्रकार के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट किया। वैसे तो बता दूं आपको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के जो ना ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मल काम करता है जब हम इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव वर्क परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन इनफॉर्मल काम करेगा जब आपको इमरजेंसी होगी और आप उस कंडीशन में अपनी बात को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो एट दैट टाइम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके डिसीजन को डिले कर सकता है। तो इसलिए वहां पर हम किसको फॉलो करके चलेंगे बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। तो फिलहाल तो इसमें पूछा था कि उन्होंने फॉर्मल क्यों लगाया, क्योंकि उनकी वजह से जो वो बात कर रहे थे आपस में दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उनकी वजह से हो क्या रहा था कि काम अच्छे से नहीं हो रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या लगाया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लगाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 10th। किरण Industries is a company manufacturing office furniture. The company choose to diversify its operation. देखिए फिर से आ गया डाइवर्सिफाई। आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर लें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक प्रोडक्ट लाइन के साथ दूसरी प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करना, या एक बिजनेस से निकलकर दूसरे बिजनेस में जाना। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करना चाह रहा होगा। Diversify its operation to improve its growth potential and increase market share. As the project was important, many alternatives were generated for the purpose and thoroughly discussed amongst the members of the organization. After evaluating the various alternatives, Sukhvinder, the managing director of the company, decided that they should add home interiors and furnishings as a new line of business activity. New line of business activity. इसमें जो काम वो कर रहे थे फर्नीचर का, उसके साथ साथ वो इंटीरियर और फर्निशिंग का काम भी करेंगे। नेम द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर, which the diversified organization should adopt to enable it to cope up with the emerging complexity. तो यहाँ पर हम किस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, टाल स्ट्रक्चर हैज ए, टाल स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले तो इसके बारे में समझिए बेटा। टाल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वर्टिकल फॉर्मेट। अब वर्टिकल फॉर्मेट जहां होगा तो आप बड़े समझदार हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आपसे आंसर पूछने की भी कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे बताएं, जहां पर टाल स्ट्रक्चर होता है बेटा वहां पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जिनको के एक सीनियर कंट्रोल करता है, जिसके के ऊपर सीनियर का कंट्रोल होता है। अब अगर स्ट्रक्चर वर्टिकल है तो वर्टिकल तो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो तो ऐसे चलेगी, ऊपर टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर टॉल होता जाएगा ना बेटा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो होता चला जाएगा, ध्यान रखना। और स्ट्रक्चर यदि फ्लैटेड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। बेटा कल मैं सूरज पे लेक्चर दूंगी तो कल की क्लास मिस मत करना। मैम मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैम मेरी मम्मी पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देगी। आप मुझे बताएं, टाल स्ट्रक्चर और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर
टाल का मतलब होता है बेटा वर्टिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द स्काई। हॉरिजॉन्टल होता है जमीन के पैरेलल। क्या आप दोनों में अंतर समझ पाते हैं कि एक सीधी रेखा क्या है और पड़ी हुई रेखा क्या है? यस या नो? यस सर। ओके, तो जहां टाल स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वहां स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो होता है। इसका मतलब होता है वहां पर हम कम लोगों पर कंट्रोल कर पाते हैं, कम लोग हमारे अंडर में होते हैं जिनके ऊपर हम कंट्रोल करें, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है टॉप टू लोअर लेवल, तो वहां पर फंक्शंस बटे हुए होते हैं। लेकिन फ्लैटर्ड जब होगा, हॉरिजॉन्टल जब होगा ना, तो एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं और उन सभी फंक्शंस में जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो एक डिपार्टमेंटल हेड के अंदर होते हैं। तो वहां पर जो होता है बेसिकली क्या होता है बेटा कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर होता है। ध्यान रखें हमेशा, टाल स्ट्रक्चर जहां होगा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, और फ्लैटर या हॉरिजॉन्टल जहां होगा वो वाइडर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ABC Limited is manufacturing shoes. Their business has been doing well as their organization specifies how much work should a worker do and in what manner. It follows a rigid structure which has been deliberately planned and created by top management for the coordination of activities. But in spite of all these, there are procedural delay. Procedural delay identify the type of organization. बेटा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो ही हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जहां पर रूल्स रेगुलेशंस होंगे वहां पर हमेशा डिसीजन लेने में, काम करने में दिक्कत आएगी और प्रोसीजर हमेशा डिले चलेगा, उसमें देरी होगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजॉन्टल, इनफॉर्मल है तो वहां पर हम किसी से कभी भी बात कर सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इन्होंने, जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फॉलो कर रखा है वो कौन सा है बेटा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हमारा रहेगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको यूं समझें, आपको कोई बात प्रिंसिपल तक पहुंचानी है तो पहले मुझे बताएं, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल को बताऊंगा, फिर मैं वो प्रिंसिपल को बताएंगे। तो वो होता है बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सेट रूल रेगुलेशन यूज करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल, देयर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज how much work should a worker do in what manner. It follows a rigid structure which has been deliberately planned and created by top management for the coordination of activities. But in spite of all these, there are procedural delay. तो ये जो planned होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डायरेक्टर्स ऑफ गुंजन लिमिटेड, an organization manufacturing colors television, have asked their production manager to achieve a target production of 150 television per day. The production manager has asked his foreman to achieve this target, but he did not give him the authority for requisition of tools. बेटा यहाँ कंसेप्ट जो आया वो आ गया हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। हमने काम तो दे दिया उसको, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी उस काम को करने की, एंड मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट, और ना ही उसको ये अथॉरिटी दी कि डिपार्टमेंट के स्टोर से वो मटेरियल ले ले। द फोरमैन कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड टारगेट, जिसके कारण फोरमैन टारगेट को अचीव नहीं कर सका। कैन द डायरेक्टर ब्लेम द प्रोडक्शन मैनेजर एंड कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम हिज फोरमैन फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रेलेवेंट प्रिंसिपल रिलेटिंग टू दिस सिचुएशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। चलिए इसके बारे में हम बात करें तो ये हमारा आंसर रहेगा, आप इसको समझेंगे। सबसे पहले तो डायरेक्टर ब्लेम कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर को, यस वो कर सकता है, बिकॉज डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। आप इसको अंडरलाइन कर ले, ये एक क्वेश्चन आता है, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन, एक्सप्लेन। तो इसका मतलब है बेटा कि डेलीगेशन यदि हम कर दें तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की रहती है जिसको हमने कोई काम असाइन किया है। तो प्रोडक्शन मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन्ड टास्क। हाउएवर द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट ब्लेम हिज फोरमैन फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट बिकॉज he did not give him the authority for the requisition of tools and materials from the stores department. So responsibility without authority will make the subordinate ineffective. ध्यान रखें, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं देते तो वो क्या बन जाता है? इनइफेक्टिव बन जाता है, वो अपने टारगेट अचीव
नहीं कर सकता। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा छोटे छोटे, इनको जल्दी से करके हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, श्रेया लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड रिसेंटली विद बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड। द कंपनी हैज बिलीव्ड इन द आइडियाज एंड सजेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। देयर इज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स। यानी सभी लेवल्स पर हमने अथॉरिटी को क्या कर रखा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, सिलेक्टिव डिस्पर्सल है। There is no delay in delivery of orders of customer due to promote decision taken by employees. Identify the concept of management followed by a company. मैंने आपको बताया था delegation of authority होता है 1 to 1, एक से एक, यानी immediate subordinate को हम डिलीवरी कर सकते हैं अथॉरिटी की। लेकिन अगर एक से ज्यादा लेवल्स पर डिलीवरी कर दें, डेलीगेट कर दें अथॉरिटी को, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सीविंग मशीन सेट अप इन 1945 बाय ब्रिटिश प्रमोटर्स फॉलो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन टोटलिटी। वही वो पूरा का पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहे थे। इट इज फेसिंग ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। एज द रिजल्ट it is not able to adopt the changing business environment. The workforce is also not motivated since they cannot vent their grievances except through formal channels which involve red tape. Red tape का मतलब होता है बेटा लाल फीताशाही, जहां पर हमें केवल हायर अथॉरिटी के ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, हम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाते। Employees turnover is high. Its market share is also declining due to changed circumstances and business environment. You are to advise the company with regard to change it should bring about in its organizational structure to overcome the problems faced by it. तो बताइए यहाँ पर हम उसको किस प्रकार के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह सकते हैं। दैट इज बेटा इनफॉर्मल, कि उनको साथ में फॉर्मल के साथ क्या लगाना चाहिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी अडॉप्ट करना चाहिए। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन करें। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से हमारे आते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ए कंपनी एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स कॉस्मेटिक व्हिच हैज एंजॉयड प्री-एमिनेंट पोजीशन इन बिजनेस, यानी उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। हैज ग्रोन इन साइज, वो बढ़ भी रही है, ग्रोथ भी कर रही है। इट्स बिजनेस वाज वेरी गुड टिल 1991, और 1991 से उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। बट आफ्टर दैट new liberalized environment has seen entry for many MNCs in the sector, with the result of market share of X Limited is declined. The company had followed a very centralized business model with directors and divisional head making even minor decisions. Before 1991, this business model had served the company very well as consumers had no choice. But now the company is under pressure to reform. What organization structure change should the company bring about in order to retain its market share? बेटा देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा था कि 1991 तक तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, बट इसके बाद न्यू लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट हैज सीन एंट्री फॉर मेनी एमएनसीज इन द सेक्टर। जैसे ही लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट हुआ कि दूसरी कंपनियों को स्वतंत्रता मिल गई कि वो भी बिजनेस कर सकती है इस तरीके का, और वो एमएनसीज मार्केट में आई, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक्स लिमिटेड की जो शेयर मार्केट है वो गिरने लगा। कंपनी हैड फॉलोड ए वेरी सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल, और कंपनी कर क्या रही थी, सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही थी, जिसका मतलब है कि वो सारे डिसीजन खुद लेती थी। अपने जो लोअर लेवल पर एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं, सबऑर्डिनेट काम करने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं दे रखी थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि द कंपनी हैज फॉलोड ए वेरी सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल विद डायरेक्टर एंड डिविजनल हेड मेकिंग इवन माइनर डिसीजन, ये छोटे छोटे डिसीजन भी वो खुद ले रहे थे। बिफोर 1991 दिस बिजनेस मॉडल हैज सर्व्ड, 1991 से पहले तो ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि वहां पर लोगों कंज्यूमर्स के पास चॉइस नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नई कंपनियां लिबरलाइज हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कंज्यूमर्स को चॉइस मिल गई और उनके ऊपर प्रेशर बन गया कि उनको अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए। तो उनको जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंज करना चाहिए वो किस प्रकार का करना चाहिए, उनको सेंट्रलाइज से क्या कर देना चाहिए, अपने बिजनेस को डिसेंट्रलाइजेशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी टोटल 16 केस स्टडी पूरी होती है बेटा। जितनी मेहनत से मैंने तुम लोगों के साथ ये काम किया है
उतनी मेहनत से आप इसको आप लिखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और मुझे रिप्लाई में अपनी फोटोकॉपी क्लिक करके भेज देंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने ये काम अच्छे से कर लिया। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर रोककर 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ, आप अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए। जतिन, मैंने आपको कभी देखा नहीं बेटा, क्या मुझे दिखा सकते हो तुम? क्या ओहो, ठीक है जतिन, थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके, मेरी बात सुने ध्यान से सभी। मैं मजाक के मूड में तो बहुत कम होता हूँ, गुस्सा मुझे बहुत कम आता है, लेकिन बच्चे ऐसा कहते हैं कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत जल्दी गर्म हो जाता हूँ। मैं ऐसी कोई बात तुमसे कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बेटा अपने काम को अपना काम समझकर करें। ऐसा ना करें कि आप अपने काम को अपना काम ना समझे और हम अपने काम को अपना काम समझ के करते रहें। उससे रिजल्ट क्या होगा? हमारी तो कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, हमारी जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाएंगी और आप अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। आप पैसा क्यों दे रहे हो स्कूल को? डेवलपमेंट के लिए। आपको स्कूल ऑनलाइन फैसिलिटी क्यों दे रहा है? डेवलपमेंट के लिए। तो प्लीज आप इन सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें। वर्षा, नेहा, नैन्सी, अर्नव, लक्ष्य, तन्नु, श्वेता, जतिन, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपकी तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी कि आप लोग जो है किसी दूसरे काम में बिजी हो गए। दूसरा काम आप लोगों को पता है कि घर में खाना बनाना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करें, वो काम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बेटा हम बोल देंगे सर ने मना कर दिया। नहीं, बोलना नहीं है, पढ़ाई भी जरूरी है, नहीं तो कल से क्लास बंद हो जाएगी तुम्हारी। चलो ठीक है, क्योंकि मैडम का बार बार फोन आ रहा है, आओ जरा बर्तन साफ करने हैं, तो मैं जा रहा हूँ बेटा बर्तन साफ करने। तुम्हें चलना है तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। ओके बाय। बाय सर। बाय। चले हम, स्कूल चले हम,